दिल्ली का बुराड़ी इलाका 1 जुलाई 2018 की एक बहुत ही आम सी सुबह। मतलब बाहर गली में सब कुछ एकदम सामान्य है, दूध वाले आ रहे हैं, लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं। रोज की तरह। हाँ बिल्कुल रोज की तरह। लेकिन एक घर ऐसा है जिसका दरवाजा उस दिन नहीं खुला, और जब पड़ोसी चिंता में उस घर के अंदर कदम रखते हैं तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बाप रे, वो दृश्य सच में खौफनाक था। बहुत ज्यादा। घर के अंदर 11 लोगों की लाशें मौजूद थी। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इन्हीं खौफनाक पन्नों को पलट रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन दिल दहला देने वाले तथ्यों को दोहराना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि हम इस पूरी घटना के पीछे के उस गहरे मनोविज्ञान, उस घुटन भरे अंधविश्वास और उन अजीबोगरीब परिस्थितियों की तह तक जाना चाहते हैं जिन्होंने एक पूरे के पूरे परिवार को इस खौफनाक अंत तक पहुंचाया। यह एक बहुत ही जरूरी विश्लेषण है, क्योंकि देखिए जब कोई इस घटना के बारे में पहली बार सुनता है ना तो दिमाग सुन्न हो जाता है। एकदम सुन्न हो जाता है। लोग इससे बस एक खौफनाक खबर मानकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उन जांच दस्तावेजों और सबूतों की गहराई में जाएं तो हमें इंसानी दिमाग की उस कमजोरी का पता चलता है जो किसी भी तर्क या विज्ञान को पूरी तरह से दरकिनार कर सकती है। सही कहा आपने। हमें उन मानसिक परतों को छीलना होगा जो उस घर की चारदीवारी के भीतर कई सालों से धीरे धीरे आकार ले रही थी। अगर मैं इस घटना को समझने के लिए एक तुलना करूं तो ये मुझे बिल्कुल एक क्लासिक जिसे कहते हैं ना लॉक्ड रूम मिस्ट्री या बंद कमरे के रहस्य जैसी लगती है। हाँ, वो बंद कमरे वाली मिस्ट्री बिल्कुल सटीक तुलना है ना? एक ऐसी स्थिति जहां बाहर से कोई खतरा नहीं आया, किसी ने घर में जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया, फिर भी अंदर सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो गया। मतलब ये रहस्य किसी भी डरावनी कहानियां या फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और वो इसलिए क्योंकि ये 100% सच है। बिल्कुल। बाहर से सब एकदम शांत, कोई शोर नहीं, लेकिन अंदर एक ऐसा खामोश तूफान जिसने पूरे परिवार को निगल लिया। देखिए, लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तुलना यहाँ बहुत इसलिए भी जंचती है क्योंकि इस तरह के रहस्य का सबसे बड़ा पेच ही यही होता है, जब बाहरी हस्तक्षेप की संभावना पूरी तरह से शून्य हो जाती है तो पूरा फोकस अंदर वालों पर आ जाता है। एकदम सही। जांच का पूरा फोकस अंदर मौजूद लोगों और उनके बीच के रिश्तों पर, उनके डायनामिक्स पर केंद्रित हो जाता है। बुराड़ी के मामले में भी ठीक यही हुआ। ये पुलिस की जांच का सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़ था। जब बाहरी दुनिया का कोई सुराग नहीं था तो सारे जवाब घर के भीतर ही खोजने थे। तो चलिए ठीक उसी भौतिक साक्ष्य से बात शुरू करते हैं जिसने पुलिस और क्राइम सीन पर पहुंचने वाले हर इंसान को झकझोर कर रख दिया था। वो दृश्य तो कल्पना से भी परे था। बिल्कुल। घर के 11 लोग एक साथ मृत मिले। कोई एक या दो नहीं, 3 पीढ़ियों के 11 लोग। उनमें से कुछ लोग लोहे की जाली से लटके हुए थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा था। और सबसे अजीब बात, हाँ, कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था। हाँ, घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। कोई संघर्ष नहीं था वहाँ। कोई संघर्ष नहीं। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उन्होंने खुद पूरी तैयारी के साथ किया हो। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है उस क्राइम सीन का विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक तरफ ये स्पष्ट है कि बाहर से कोई हत्यारा नहीं आया, दूसरी तरफ दृश्य इतना जटिल और व्यवस्थित है कि इसे समझना मुश्किल हो जाता है। समझ रही हूँ। जब पुलिस किसी अपराध स्थल पर जाती है और बाहरी व्यक्ति के होने के सबूत नहीं मिलते तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि जो भी हुआ वो परिवार के भीतर की गतिविधियों का ही परिणाम था। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी। पर यहीं पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। शुरुआती तौर पर मीडिया और कुछ जांचकर्ताओं ने इसे सामूहिक आत्महत्या का नाम दे दिया था। जी, शुरुआत में यही थ्योरी थी। लेकिन अगर कोई खुद अपनी जान लेना चाहता है तो वो अपने ही हाथ क्यों बांधेगा? बिल्कुल। अपनी ही आंखों पर पट्टी क्यों बांधेगा? मतलब हम इंसानों के अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। हाँ, जान बचाने की बुनियादी वृत्ति। हाँ, जब गले पर फंदा कसता है तो हाथ अपने आप बचाव के लिए उठते हैं। कोई भी इंसान छटपटाएगा। अपने हाथों को बांधना सीधा इस बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ कुछ न कुछ बहुत ही गहरा और बेहद व्यवस्थित हुआ था। ये हताशा में की गई आत्महत्या तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगती। आपने बहुत ही तार्किक सवाल उठाया है। आत्महत्या आमतौर पर गहरी निराशा, अवसाद या किसी
तात्कालिक संकट से बचने का एक हताश प्रयास होता है। उसमें एक तरह की जल्दबाजी होती है, एक भावनात्मक उथल-पुथल होती है। लेकिन जो दृश्य आपने अभी बयां किया, आंखों पर पट्टी बांधना, हाथों को बांधना, स्टूल का इस्तेमाल करना, ये हताशा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तैयारी है। ये एक अनुशासित प्रक्रिया का पालन करना है। अच्छा। देखिए, जब इंसान खुद अपने हाथ बांधता है या दूसरे से बंधवाता है, तो इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ ही यही है कि वो बचाव की उस मूल वृत्ति, उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जानबूझकर बेअसर कर रहा है। बाप रे। वो खुद को एक प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित कर रहा है। ये कोई क्षणिक आवेग नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। ये जो समर्पण वाला पहलू है ना, ये बहुत डरावना है। मतलब सवाल ये है कि ये समर्पण आ कहां से रहा था? और इसका जवाब पुलिस को घर के अंदर ही मिला। हाँ, जब घर की तलाशी ली गई और जांचकर्ताओं के हाथ वो सबूत लगे जिसने इस पूरी घटना को एक नई और खौफनाक दिशा दी। वो 11 डायरियां। बिल्कुल, घर के अंदर से 11 डायरियां बरामद हुई। और उन डायरियों के पन्नों में जो लिखा था, उसने ये पूरी तरह साबित कर दिया कि ये किसी एक दिन का पागलपन नहीं था। एकदम सही। ये डायरियां इस पूरे रहस्य की असली चाबी थीं। देखिए, वे कोई सामान्य डायरियां नहीं थीं जिनमें इंसान अपने रोजमर्रा के विचार या भावनाएं लिखता है कि आज मैंने क्या खाया या कहाँ गया। वैसा कुछ नहीं। वैसा बिल्कुल नहीं। वे दरअसल एक तरह का मैनुअल थी, एक पूरा दस्तावेजीकरण था उस मानसिक प्रक्रिया का जो उस घर में सालों से चल रही थी। मैंने जब उन डायरियों के अंशों के बारे में पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। स्क्रिप्ट? दिलचस्प है। हाँ, एक ऐसी स्क्रिप्ट जहाँ मंच पर हर किरदार को उसकी जगह, उसकी हरकतें पहले से बता दी गई हों। मतलब डायरी में हर छोटी छोटी बात का जिक्र था। जैसे किस दिन क्या करना है, अनुष्ठान के दौरान कैसे खड़ा होना है, ओम किसके हाथ कौन बांधेगा, और कैसे आंखें बंद करनी है। यहाँ तक लिखा था कि स्टूल का इस्तेमाल करना है और आसमान की तरफ देखना है। हाँ, ये सब बहुत विस्तार से लिखा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ों की नकल कर रहे हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात जो मुझे लगी वो ये है कि इस नाटक के किरदारों को शायद ये पता ही नहीं था कि इस स्क्रिप्ट का असली अंत मौत है। वो सच में अनजान थे। और उस डायरी में एक लाइन लिखी थी जिसने सच में मुझे सहरा दिया। उसमें लिखा था, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आपने जो नाटक की स्क्रिप्ट वाली तुलना की है ना, वो बहुत सटीक है। लेकिन इसमें एक और खौफनाक आयाम जोड़ते हैं। क्या? इस नाटक का जो निर्देशक था वो भी उसी मंच पर मौजूद था और उसे भी लग रहा था कि अंत में तालियां बजने वाली हैं। ओहो, बेहद नियोजित प्रक्रिया थी। मतलब कोई रातों रात ऐसा नहीं सोच सकता। बिल्कुल नहीं। हर निर्देश का इतने विस्तार से लिखा होना ये दिखाता है कि इस घर में किसी एक विचार का, या यूं कहें एक व्यक्ति का, पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो चुका था। जब निर्देश इतने सूक्ष्म स्तर पर दिए जाते हैं कि आंख कैसे बंद करनी है या सांस कैसे लेनी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की अपनी सोचने, समझने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। और वो नियंत्रण किस हद तक था, ये उस एक वाक्य से साबित होता है जो मैंने अभी बताया, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ, वो वाक्य बहुत अहम है। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि उस अनुष्ठान के दौरान उन लोगों के अंदर डर था। एक स्वाभाविक मानवीय डर था। कौन? वो स्क्रिप्ट लिख कौन रहा था? और यहाँ आकर जांच का पूरा फोकस परिवार के एक खास सदस्य पर टिक जाता है, ललित। बिल्कुल, ललित की भूमिका इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। वो सिर्फ परिवार का एक सदस्य नहीं था, वो उस पूरे अंधविश्वास के तंत्र का संचालक बन चुका था। जांच दस्तावेजों से जो कहानी सामने आती है उसके मुताबिक ललित ये दावा करता था कि उसके अंदर उसके मृत पिता की आत्मा आती है जी। और धीरे धीरे पूरा का पूरा परिवार उसकी इन बातों पर विश्वास करने लगा। डायरी में इस पूरी लटकने की प्रक्रिया को एक अनुष्ठान या तपस्या बताया गया था और उन्हें लगा कि ये उनके भले के लिए है। हाँ, परिवार को ये यकीन दिलाया गया था कि ये अनुष्ठान करने से उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें सचमुच ये लगता था कि आखिरी समय पर कोई चमत्कार होगा, पिता की आत्मा आएगी और उन्हें बचा लेगी। बिल्कुल, लेकिन चमत्कार कभी नहीं हुआ। देखिए, यहाँ हमें मनोविज्ञान और अंधविश्वास के उस खतरनाक मिश्रण को समझना होगा। कैसा मिश्रण? हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक ढांचे वाले परिवारों में पिता या घर के मुखिया का स्थान सर्वोच्च होता है। हाँ, सब उनकी बात मानते हैं। बिल्कुल।
जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में एक शून्य आ जाता है, एक खालीपन। जब ललित ने यह दावा किया कि उसके माध्यम से मृत पिता बोल रहे हैं, तो उसने उस सर्वोच्च सत्ता को अपने अंदर समाहित कर लिया। मतलब उसने उस खालीपन का फायदा उठाया। हाँ, उसने परिवार के उस भावनात्मक खालीपन का इस्तेमाल किया। वो ललित से उठकर परिवार का मार्गदर्शक और भविष्यवक्ता बन गया। बाप रे। जो भी आदेश ललित देता, परिवार उसे पिता का आदेश मानकर मानता था। लेकिन मेरी समझ के बाहर एक बात है। मैं ये मान सकती हूँ कि शायद घर का एक या दो सदस्य इस अलौकिक दावे के प्रभाव में आ जाए, लेकिन एक पूरा परिवार, 11 लोग, पढ़े लिखे लोग भी थे जो बाहर की दुनिया में नौकरी कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे जी। उन्होंने अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता, अपना विज्ञान, अपनी तार्किकता एक ही व्यक्ति के दावों के आगे कैसे सरेंडर कर दी? क्या ये सिर्फ डर था या किसी बेहतर भविष्य की अंधी उम्मीद? मतलब 11 लोगों का दिमाग एक साथ कैसे हैक हो सकता है? ये समझना आम इंसान के लिए वाकई मुश्किल है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर? हाँ, या इसे फॉली अदर भी कहते हैं। ये सामूहिक भ्रम की एक स्थिति है। अच्छा। और देखिए, ये एक रात में नहीं होता, ये सालों साल चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। जैसे डायरियों से पता चला कि ये 11 सालों से चल रहा था। बिल्कुल। जब किसी परिवार के भीतर एक व्यक्ति, आत्मा या किसी अलौकिक शक्ति के नाम पर सर्वोच्च सत्ता बन जाता है और वो लगातार सालों तक एक ही कहानी दोहराता है, तो एक तरह का इको चेंबर बन जाता है। इको चेंबर? एक ऐसा इको चेंबर जहां बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती, बस उसी एक इंसान की बातें गूंजती रहती हैं। एकदम सही। इस तरह के बंद और एकांत माहौल में, जहां बाहरी दुनिया के तर्कों को घर के अंदर लाने की पूरी मनाही होती है, वहां तार्किक सोच धीरे धीरे दम तोड़ देती है। ये तो बहुत डरावना है। इसे आप बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम की तरह समझ सकती हैं। वो मेंढक वाला उदाहरण। हाँ, अगर आप पानी को धीरे धीरे गर्म करें तो मेंढक को पता ही नहीं चलता कि वो कब उबल गया। हाँ, वो छलांगे नहीं लगाता। बिल्कुल। ललित ने सालों तक छोटे छोटे निर्देश दिए, क्या खाना है, निवेश कहाँ करना है, घर के कौन से काम कब करने हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत बहुत छोटी चीजों से हुई। और जब इन निर्देशों से परिवार को कुछ फायदे हुए होंगे या महज इत्तेफाक से चीजें सही हुई होंगी, तो उनका विश्वास और पक्का हो गया। जब विश्वास चरम पर पहुंच गया, तब अंधभक्ति ने तर्क की पूरी तरह से जगह ले ली। तो इसका मतलब ये है कि जब वो आखिरी अनुष्ठान हो रहा था, जब वे लोग स्टूल पर खड़े होकर अपने गले में फंदा डाल रहे थे, तो वे दरअसल आत्महत्या नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। उनके नजरिए से वो मरने नहीं जा रहे थे। बाप रे। उन डायरियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वे एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हें वास्तव में ये विश्वास दिलाया गया था कि ये एक परीक्षा है। उनके दिमाग में वो उस चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों पर जो पट्टी थी, वो केवल कपड़े की नहीं थी। तो किस चीज की थी? वो उनके तर्क, उनके विवेक और उनकी स्वतंत्र सोच पर पड़ी अंधविश्वास की पट्टी थी। ये विचार ही अपने आप में बहुत विचलित करने वाला है। जरा सोचिए, वे 11 लोग जिनमें बच्चे भी शामिल थे, अपने अंतिम क्षणों में उस फंदे पर लटके हुए शायद उसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। हाँ, उन्हें पूरी उम्मीद थी। वो आखिरी सेकंड तक यही सोच रहे होंगे कि बस अब फंदा खुलेगा, अब पिता की आत्मा आएगी और उन्हें उतार लेगी। और जब स्टूल पैरों के नीचे से हटा होगा या गिरा होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी और खौफनाक त्रासदी है। उन्होंने एक अनुष्ठान शुरू किया था जो एक खतरनाक भ्रम के चलते मौत के खेल में तब्दील हो गया। बिल्कुल। जब तक उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता, जब तक उन्हें समझ आता कि जान जा रही है, तब तक हाथ बंधे हुए थे। हाँ, हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हम इस पूरे मामले को समेटें तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि बुराड़ी की जगना कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं था। जी, ये एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया थी। ये अंधविश्वास, मानसिक दबाव और उस खतरनाक सत्ता का अंत था जिसने पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी ये सवाल हवा में तैरता रहता है कि क्या उन 11 लोगों में से किसी एक को भी ये अंदेशा था कि वे क्या करने जा रहे हैं? क्या आखिरी पल में किसी के मन में कोई शक पैदा हुआ था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद उन 11 लोगों के साथ ही हमेशा के लिए उस कमरे में दफन हो गया। हाँ, कोई नहीं जान सकता। लेकिन इस कहानी की प्रासंगिकता खत्म नहीं होती।
ये सिर्फ एक डरावनी सत्य घटना का विवरण नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात का एक बहुत बड़ा और गंभीर अध्ययन है कि सूचनाओं, मान्यताओं और विश्वासों को बिना जांचे परखे स्वीकार करना कितना घातक हो सकता है। ये हमें एक आईना दिखाता है कि हम कैसे आसानी से अपनी सोच किसी और के हवाले कर सकते हैं। हाँ, ये हमें सिखाता है कि बंद दरवाजों के भीतर पनपने वाला मनोवैज्ञानिक नियंत्रण कैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे और सामान्य दिखने वाले लोगों की सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। जब परिवार के भीतर सवाल पूछने की आजादी खत्म हो जाती है, जब घर के किसी बड़े या किसी सत्ता के आदेश को पत्थर की लकीर मान लिया जाता है, तो इसके नतीजे बुराड़ी जैसे खौफनाक हो सकते हैं। और यही बात इस चर्चा को उस आखिरी और सबसे गहरे बिंदु पर लाती है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जी बताइए। जांच दस्तावेजों और मीडिया ने इस घर को साइलेंट हाउस यानी शांत घर का नाम दिया है। साइलेंट हाउस, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है कि शायद दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है जो बहुत शोर मचाता है, जो बाहर से हिंसक या डरावना दिखता है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा वो है जो पूरी तरह से खामोश है। बिल्कुल, खामोशी जब वो किसी दबाव या अंधी आज्ञाकारिता से पैदा होती है तो वो सबसे बड़ा विनाश लाती है। और यही वो विचार है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को विराम देंगे। क्या पूर्ण आज्ञाकारिता, जिसे हम एब्सोल्यूट ओबीडियंस कहते हैं, और परिवार के भीतर की वो चुप्पी इंसान की उस बुनियादी प्रवृत्ति को भी मार सकती है जो उसे खुद की जान बचाने के लिए प्रेरित करती है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में, हमारे घरों में अनुशासन और अंधी आज्ञाकारिता के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ है? जब हम बड़ों का सम्मान करने के नाम पर सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो क्या हम उसी लकीर की तरफ नहीं बढ़ रहे होते? बिल्कुल बढ़ रहे होते हैं। और जब कोई इंसान उस लकीर के पार चला जाता है तो वो न केवल अपनी तर्कशीलता खोता है बल्कि अंततः अपना वजूद ही खो देता है। और जब वो लकीर पार होती है तो फिर चाहे कमरे का ताला अंदर से बंद हो या बाहर से, तबाही को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। वो घर हमेशा के लिए एक साइलेंट हाउस बनकर रह जाता है। बिल्कुल सही। वो लॉक्ड रूम मिस्ट्री हमेशा के लिए बंद ही रह जाती है, जहां दीवारें तो होती हैं, भौतिक साक्ष्य तो होते हैं, लेकिन